Friends, myself Dr. Vinod Mudgal. I am a surgical oncologist working in the Regency Hospital, Tower 2, कानपुर। आज मैं हेड एंड नेक कैंसर मतलब मुंह और गले के कैंसर के बारे में डिस्कस करूंगा। मुंह और गले का कैंसर इंडिया में मोस्ट कॉमन है। प्रतिवर्ष लगभग 11 लाख नए कैंसर मरीज आते हैं। उनमें से लगभग 8 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। उन 11 लाख में से लगभग 40% पेशेंट हैं वो हेड एंड नेक कैंसर के होते हैं और उसमें से लगभग 1.25 से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण है लोगों में जागरूकता न होना, लेट स्टेज में ट्रीटमेंट के लिए पहुंचना। तो आज मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि इस हेड एंड नेक कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्या कारण हैं इस हेड एंड नेक कैंसर की। तो जो मुख्य कारण पाया गया है वो है तंबाकू का सेवन। तंबाकू लोग छैनी, गुटखा, पान मसाला, पान आदि के रूप में उपयोग करते हैं और उसके अलावा बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, सिगार, इनसे भी तंबाकू का सेवन किया जाता है। इसके अलावा अदर रिस्क फैक्टर्स हैं, वो हैं शराब का सेवन करना और उसके अलावा मुंह में टेढ़े मेढ़े दांतों का होना, मुंह की हाइजीन मेंटेन न करना, मुंह में गंदगी रहना। उसके बाद लाइकन प्लेनस एक बीमारी होती है, उसमें भी मुंह में कैंसर होने की रिस्क रहती है। रेडिएशन एक्सपोजर होता है किसी भी कारण से। उसके अलावा अभी रिसेंट एक नया रिस्क फैक्टर ऐड हुआ है, वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस के स्ट्रेंथ 16 एंड 18 जो टाइप है वो मुंह में जीभ के पिछले भाग का कैंसर करती हैं। ये उन लोगों में भी कैंसर करता है जो तंबाकू का सेवन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में जितने भी मुंह और गले के कैंसर आ रहे हैं उनमें लगभग 85 से 90% लोगों में तंबाकू मुख्य कारण पाया जा रहा है और लगभग एवरी ईयर जो हेड एंड नेक कैंसर की जो संख्या है उसमें लगभग बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अदर कंट्री में देखें, जैसे वेस्टर्न कंट्री में देखें, तो वहां पे जागरूकता है, इस वजह से वहां पे हेड एंड नेक कैंसर का इंसिडेंस कम हो रहा है। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो हेड एंड नेक कैंसर है उसके मरीज नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तंबाकू का सेवन ज्यादा होता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि तंबाकू का क्या असर होता है, क्यों वो कैंसर कर देता है हमारे मुंह में। तो जो तंबाकू है वो एक लोकल इरिटेंट की तरह काम करता है, जिसको हम बार बार मुंह में डालते हैं, जिससे वो अंदर की जो मुंह के अंदर की जो म्यूकोजा है उसमें लगातार इरिटेशन कर करके उसकी जो कोशिकाएं हैं उसमें कैंसरस चेंजेस कर देता है। उसमें कुछ साइंटिफिक टर्म है जैसे मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, एनाप्लेसिया टाइप के चेंजेस आते हैं। जो शुरुआती चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक बार वो डेवलप हो गए तो उनको अगर हम तंबाकू को बंद कर दिया जाए तो वो चेंजेस वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो परमानेंट हो जाते हैं, वो फाइनली कैंसर बन जाते हैं। तो उन लीजन्स को बोलते हैं प्री मैलिग्नेंट लीजन। प्री मैलिग्नेंट लीजन जो कैंसर से पहले की अवस्था है, जिसमें आगे कैंसर होने की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसमें आता है ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया एंड सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस एक खुद से एक रिस्क फैक्टर तो है ही, क्योंकि इसमें क्या होता है कि माउथ में जगह जगह पे जो फाइब्रस टिश्यू एक टाइट मांस होता है वो जम जाता है, उससे माउथ ओपनिंग है, मुंह का खुलना कम हो जाता है। इससे अगर अंदर और कहीं पे छाला है या कोई दिक्कत चल रही है उसको हम क्लिनिकली असेस करने में दिक्कतें आती हैं, पूरी तरह असेस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मरीज ज्यादातर लेट स्टेज में प्रेजेंट होता है, क्योंकि अंदर पता ही नहीं चलता कहाँ पे बीमारी डेवलप हो रही है उसमें।
उसके अलावा ल्यूकोप्लेकिया एक वाइट पैचेज रहते हैं जो जगह जगह पे मुंह में बने रहते हैं, वाइट कलर की सफेद रंग के जो चकत्ते बन जाते हैं, उसमें लगभग कैंसर होने का रिस्क है वो 1 to 5% है, अगर ये लंबे समय तक 1 से 5 साल तक अगर रहता है तो। उसके अलावा एक और लीजन होता है, उसका नाम है एरिथ्रोप्लेकिया। उसमें रेड पैचेज बनते हैं और उसमें कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है और उस जगह पे दर्द भी कभी कभी महसूस होता है। उस कंडीशन को एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं। उसमें कैंसर होने की रिस्क नियर अबाउट 10% रहती है। अगर वो लगातार 5 साल तक रहे तो उसमें लगभग 100 में से 10 लोगों को कैंसर बन जाती है। तो ऐसे लीजन को हम ऐसे वाले लीजन को ट्रीटमेंट करने के लिए कोई मेजर सर्जरी नहीं करनी पड़ती है, एक सिंपल लेजर एक्सीजन किया जाता है, उनसे ही ये इन जो प्री मैलिग्नेंट लीजन उनको ठीक किया जा सकता है और कैंसर की रिस्क को खत्म किया जा सकता है। उसके अलावा हमारे अलर्टिंग साइन क्या है कि हमें कब अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमें कुछ दिक्कत हो सकती है। तो जैसे हेड एंड नेक कैंसर है, मुंह और गले के कैंसर है, वो जितनी जितनी डिफरेंट डिफरेंट सब साइट्स हैं, उस जगह पे जहाँ पे जो बीमारी है उसके हिसाब से लक्षण आते हैं। जैसे कि अगर मुंह में है, मुंह में अगर कोई छाला लंबे समय से 2 हफ्ते से ज्यादा है और जो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें कैंसर स्पेशलिस्ट से उसको एवेल्यूएशन कर मतलब उसको जांच करवाना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कैंसर होने की रिस्क होती है। उसके अलावा तालू पे कोई घाव बन गया है, दांत कई लूज हो गए हैं, गिर रहे हैं, मसूड़ों में सूजन आ गई है, ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। उसके अलावा ओरोफेरिंक्स मतलब जीभ का पिछले वाला भाग है, उसमें अगर कोई गांठ है, कैंसर है, तो उसमें हमें खाने में खाना अटकता है उसमें, और गले में हैवीनेस रहती है, खराश बनी रहती है, कुछ फंसा फंसा सा लगता है गले में। उससे नीचे स्वर यंत्र का कैंसर होता है, जिसमें अगर कुछ गांठ है तो आवाज में परिवर्तन होने लगते हैं। इससे पीछे एक हाइपोफेरिंक्स रहती है, हाइपोफेरिंक्स में अगर ट्यूमर है तो हमें खाने पीने में खाना अटकता है, खाने पीने में दिक्कतें आने लगती हैं। बाकी नेजल कैविटी मतलब नाक और पैरानेजल साइनसेस नेजोफेरिंक्स के ट्यूमर होते हैं, जिसमें बार बार नाक बंद होती है, अलग अलग तरीके के उसमें सीक्रेशंस आते हैं, अलग अलग बदबूदार पानी निकलता है, सांस लेने में दिक्कतें आती है, कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है। तो ये मोस्ट कॉमन लक्षण मिलते हैं। इसके अलावा कभी कभी जैसे जीभ के कैंसर उन्हें कान में दर्द महसूस होता है, सिर में दर्द होता है, कुछ कुछ लोगों को अंदर जो गले के अंदर का जो भाग दिखता नहीं है उसमें कोई गांठें होती हैं, वो किसी को महसूस नहीं हो पाती जब छोटी होती है, डायरेक्टली वो प्रेजेंट होती हैं गर्दन में लिम्फ नोड एनलार्जमेंट के साथ में, मतलब ये लिम्फ ग्रंथियां होती हैं जो गले में होती हैं, वो बड़ी बड़ी हो जाती है कैंसर के फैलने से। तो कभी कभी डायरेक्टली पेशेंट प्रेजेंट होता है कि गांव गर्दन में ये स्वेलिंग है, तो हो सकता है कि अंदर कोई बीमारी चल रही हो और उसकी वजह से वो ग्रंथि बढ़ गई है। तो अगर लगातार 2 हफ्ते के लिए अगर कोई ग्रंथि बढ़ी हुई है, गले में कोई स्वेलिंग है, तो आप तुरंत कैंसर स्पेशलिस्ट से डिस्कस करें उसके लिए। अब आपको अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कतें हैं, तो आप कैंसर स्पेशलिस्ट पे जाएंगे तो क्या क्या इवेल्युएशन होता है, कैसे कैसे लोग टेस्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जैसे मुंह में कोई अगर छाला है, तो कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं सबसे पहले उसको थोरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता हूँ कि चारों तरफ कहीं कोई दिक्कत, किस जगह पे दिक्कत है, और कोई छाला है तो उसका कितना बड़ा साइज है, कहाँ तक फैला हुआ है, और क्या उससे खाने पीने में क्या परेशानी आ रही है, दांत हिल रहे हैं, मसूड़ों में जा चुका है या नहीं जा चुका, ये सारी चीजें मैं एवेल्युएशन करता हूँ। उसके बाद मैं पेशेंट को बायोप्सी के लिए एडवाइस करता हूँ। बायोप्सी मतलब इस जो छाला है उसमें से छोटा सा मांस निकाल कर उसका टेस्ट किया जाए। कई लोगों में भ्रांतियां हैं, गलत अफवाहें हैं कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाती है। ऐसा अभी तक किसी स्टडी में नहीं पाया गया कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाती है। ज्यादातर लोग ये इस चीज से घबराते हैं कि भाई हमें बायोप्सी नहीं कराना है। तो मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि बायोप्सी से नहीं डरिए, बायोप्सी से कभी भी कैंसर नहीं फैलती है। एक आध मरीज मेरे पास भी आया है जिसने 5 महीने पहले मेरे से बायोप्सी कराई और उसके बाद उसको पता पड़ा कि कैंसर है, फिर एकदम से वो गायब हो गया। अब 5 महीने बाद आया, मैंने उससे पूरा हिस्ट्री लिया तो उसने बताया कि मैंने वही लोकल मेरे आसपास के लोगों ने कुछ ट्रीटमेंट बताया, कुछ आयुर्वेदिक और कुछ डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट बताए, उनको लेता रहा, तो उनसे वो बीमारी कारगर, वो जो दवाएं हैं वो उसमें कैंसर में कारगर तो है नहीं, तो इस वजह से उनकी बीमारी बढ़ जाती है। गलत ट्रीटमेंट लेने से बीमारी डेफिनेटली बढ़नी ही है। तो कई लोग गलत
जगहों पे पहुंच जाते हैं, गलत ट्रीटमेंट लेने लगते हैं, उससे उनकी बीमारी बढ़ जाती है। फिर वो बोल रहे हैं, किसको दोष देते हैं? बायोप्सी को, भाई हमारी बायोप्सी कराई इससे हम बढ़ गई। लेकिन रियलिटी में क्या है, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया उसका। बायोप्सी से कंफर्म होने के बाद आपने ट्रीटमेंट ही नहीं लिया। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि जैसे अगर गले के अंदर कोई गांठ है या अल्सर है कोई, तो उसके लिए हम इंडोस्कोपीज करते हैं। जैसे नाक के लिए नेजोफेरिंगोस्कोपी, और लैरिंग्स के लिए लैरिंगोस्कोपी, हाइपोफेरिंग्स के लिए अपर जीआई इंडोस्कोपीज, ये सब करते हैं, जिससे हमें अंदर जो बीमारी चल रही है उसके बारे में पता चलता है, और उसी से हम बायोप्सी भी कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं किस टाइप की बीमारी है। इसके अलावा हम लोग स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट की जो कैंसर है वो किस स्टेज में है। कैंसर को मोटे मोटे तौर पर 3 टाइप से बताया गया है, एक अर्ली स्टेज, एक लोकली एडवांस स्टेज, और एक एडवांस स्टेज। अर्ली स्टेज होती है स्टेज 1 और 2, इसमें ट्यूमर छोटा होता है, उसका एक्सटेंट, लोकल एक्सटेंट कम होता है, और कहीं आसपास ज्यादा जगहों पर नहीं फैला होता है। उस स्टेज में अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो सिंगल मॉडलिटी ट्रीटमेंट, मतलब अगर हमने सर्जरी की है तो सर्जरी इनफ है, उससे आगे और कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, उससे उसका 100% क्योर रेट रहता है। उसके बाद अगर लोकली एडवांस है, जहाँ पे बीमारी थोड़ी सी बढ़ गई है, मान लो किसी की बीमारी है, वो जैसे गाल में कैंसर है, कोई छाला है, वो जबड़े में फैल गया, ऊपर वाले तालू में फैल गया, जीभ में फैल गया, तो ऐसी वाली कंडीशन में हमें मेजर कॉम्प्लेक्स सर्जरी करती है। हम लोग रूटीनली यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करते हैं, जिसमें कमांडो सर्जरी, लैरिंगोटॉमीज वगैरह इंक्लूड है। कमांडो सर्जरी में हम क्या करते हैं, जितने दोनों जो जबड़े को और गाल के हिस्से को, साथ में जीभ के हिस्से को, जो जो जहां पर अफेक्टेड है कैंसर, उसको हम निकाल देते हैं एक साथ में। उसके बाद फिर जो बचा हुआ जबड़ा है, उसको नया बनाने के लिए हम, जो डिफेक्ट है उस जगह को बनाने के लिए हम पैर की हड्डी को लेते हैं। पैर की हड्डी से हम नया जबड़ा बनाते हैं, जैसे पेशेंट को कॉस्मेटिकली प्रॉब्लम नहीं आती, कॉस्मेटिकली नॉर्मल लगता है पेशेंट उससे, और खाने पीने में भी कोई दिक्कतें नहीं आती है, बोलने में भी कोई परेशानी नहीं आती है, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। इसके अलावा लोकली एडवांस अगर डिसीज है तो हमें सर्जरी के बाद एडिशनल रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है। हमारे यहाँ इस सेंटर पर ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल है, सर्जरी, उसके बाद रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी का भी डिपार्टमेंट, जिससे यहाँ पर कंप्रिहेंसिव ट्रीटमेंट होता है, संपूर्ण इलाज हो जाता है। यहाँ पर आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो आपका शुरू से लेके A to Z कंप्लीट कैंसर ट्रीटमेंट हो सकता है यहाँ पर। उसके अलावा हमें अदर कैंसर्स क्या होते हैं हेड एंड नेक के, वो है लार ग्रंथि के कैंसर हैं, थायराइड कैंसर्स हैं, तो इनका भी हम सफल तरीके से इलाज करते हैं, और आगे जिसमें रिकरेंस रिस्क नहीं रहती है। इसके बाद फाइनली लास्ट में मैं यही डिस्कस करना चाहूँगा कि इस टाइम पर कोरोना वायरस इन्फेक्शन, कोविड-19 पेंडेमिक ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है, इसलिए सेफ रहिए। खासतौर से कैंसर पेशेंट, मेरे कैंसर पेशेंट जितने भी आते हैं, मैं सबको यही एडवाइस करता हूँ कि कैंसर पेशेंट की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है, वो इतना ट्रीटमेंट लेते हैं, सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सारी चीजें थोड़ी इम्यूनिटी को कम करती हैं। इम्यूनिटी कम होने पर ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन फ्लेयर अप होने के रिस्क ज्यादा रहती है। तो सेफ रहिए, मास्क प्रॉपर वे में पहनिए, बार बार हैंड वॉश करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, यही मेरा सजेशन है आप सबके लिए। बी सेफ, थैंक यू। बंद कर दिया, वो तो आया नहीं क्वेश्चन। सो वेयर इज दैट क्वेश्चन दिखाना है ना? ओके ओके। एक क्वेश्चन आया कि जैसे अगर किसी को दांतों में कैंसर, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उससे कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी हाँ, उनसे कैंसर हो सकता है। वो भी जैसे तंबाकू लगातार लोकल इरिटेंट का काम करती है, अपने अंदर की म्यूकोजा में परेशानियां प्रोड्यूस करती है, मतलब उसमें कैंसर बना देती है। इसी तरीके शार्प टीथ भी आपको कैंसर बना सकते हैं। थैंक यू।